आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमने बायो के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन कर लिया। आज हम बायो का थर्ड चैप्टर फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट का रिवीजन करेंगे। पहले हम कीट विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। कीट विज्ञान को एंटिमोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं तो उसी को ही हम कीट विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको कीट विज्ञान कहते हैं। कोई भी दो परिभाषा है उनमें से एक परिभाषा आप लिख देना। कीटों का संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग कीट वर्ग इंसेक्टा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। जो कीटों का जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा वही जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग इंसेक्टा। कीटों का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहले भाग सिर में बटा हुआ होता है, दूसरा वृक्ष और तीसरा उदर। कीटों के शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है। जो सिर होता है वो 6 खंडों में बटा हुआ होता है, जो वक्ष होता है वो 3 खंडों में और उदर होता है वो 11 खंडों में। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिर। सिर में क्या होता है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो देखने में सहायक होते हैं। एक जोड़ी श्रृंगिकाएं पाई जाती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने में कार्य करती है। सिर होता है उसमें क्या होता है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होती है। नेत्र किस काम आती है, देखने के लिए। और क्या होती है, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब है वक्ष। वक्ष में क्या निकली रहती है, 3 जोड़ी टांगे निकली हुई रहती है। इस भाग में 2 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। क्या क्या रहता है इसमें, 3 जोड़ी टांगे रहती हैं और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख अनुपस्थित भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कीट में पंख हो। जो पंख है वो अनुपस्थित भी हो सकते हैं। उधर श्वसन के लिए श्वास नली ट्रेकिया का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए जो कीट होते हैं वो है ना ट्रेकिया का उपयोग करते हैं। शरीर में हड्डियां अनुपस्थित होती है, अतः पूरा शरीर काइटिन का बना हुआ होता है। जो कीटों का जो शरीर होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है और श्वसन वो ट्रेकिया के द्वारा करते हैं और उत्सर्जन के लिए मेल पीगी नलिकाओं का उपयोग करते हैं। जनन एक लिंगी होता है। जो कीट होते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात मादा और नर जनन छिद्र अलग अलग शरीर में होते हैं। कीटों में शरीर गुहा के रूप में रुधिर गुहा पाई जाती है। परिसंचरण तंत्र। कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कीटों में कायांतरण भ्रूण विकास के बाद होता है। कायांतरण 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण कायांतरण और एक अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण में क्या होता है, पहले इसमें वयस्क से अंडा, लार्वा और प्यूपा, ऐसे पूर्ण कायांतरण होता है। और अपूर्ण कायांतरण में वयस्क से अंडा, अंडा से अर्भक और फिर वापस से वयस्क। जो अपूर्ण कायांतरण होता है उसमें क्या जो कोश अवस्था रहती है वो क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है अपूर्ण कायांतरण में। इनमें कीटों का बाह्य शरीर काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, अब कीटों को निम्न आधार पर विभाजित किया गया है। पहले ऋतुओं के आधार पर कि ऋतुओं के आधार पर कौन कौन से कीट लगते हैं। अब ऋतु कैसी होती है, खरीफ के कीट और रबी के कीट। अब खरीफ के कीट कौन से होते हैं, कातरा, सफ़ेद लट और खरीफ का टिड्डा। जो भी खरीफ की फसल होती है बाजरा वगैरह उसको कातरा, सफ़ेद लट और खरीफ का टिड्डा क्या नुकसान पहुंचाते हैं। रबी की क्या, सरसों और चना, ये रबी की फसल होती है तो इनको कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं, सरसों का मोयला और चने का फली छेदक। लाभदायक कीट जैसे कि मधुमक्खी। लाभदायक कैसे, क्योंकि इससे हमें शहद प्राप्त होता है। रेशम का कीट, लाख का कीट। हानिकारक कीट, जो सभी कीट होते हैं वो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, जैसे कि कातरा, सफ़ेद लट, फड़का, दीमक सभी। फसलों के आधार पर कीट। धान की फसल में लगने वाले कीट कातरा, सफ़ेद लट, दीमक। और दाल में लगने वाले कीट चने का फली छेदक। तिलहन में लगने वाले कीट सरसों का मोयला। फलों में लगने वाले कीट बैंगन का तना व फल छेदक। और भंडारण पर लगने वाले कीट क्या है, खपरा, भृंग। अब हम एक एक कीट के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कातरा। कातरे का वैज्ञानिक नाम होता है एमसेक्टा मूरी। इसका गण होता है लेपिडोप्टेरा और इसका कुल होता है आर्किटिडी। यह कीट उत्तरी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। यह सर्वभक्षी कीट होता है। अब इसके लक्षण, इसके जो प्रौढ़ होते हैं मध्यम आकार के काले बिंदु वाले सफ़ेद पंख युक्त होते हैं। जो इनके वयस्क होते हैं वो इनका जो आकार होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मध्यम आकार के होते हैं और काले बिंदु वाले और सफ़ेद पंख युक्त होते हैं। अग्र पंख के बाहरी किनारे, वक्ष के किनारे एवं उधर लाल सिंदूरी रंग के होते हैं। पूर्ण विकसित सुंडी 40 से 50 mm लंबी होती है।
इनका शरीर लाल भूरे रंग के बालों से ढका हुआ होता है तथा पूरा शरीर लाल भूरे रंग का होता है। जो कातरे का जो शरीर होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। पोषक पौधे, कातरा कैसे कीट है? खरीफ का कीट है। तो ये क्या है? खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसकी बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोट आदि। क्षति एवं महत्व। इस कीट का प्रकोप हल्की भूमि में व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। कातरा क्या हल्की भूमि में और जहाँ पे वर्षा कम होती है ऐसे क्षेत्रों में कातरा ज़्यादा लगता है। इस कीट की सुंडी पौधे के कोमल भागों को समूह में रहकर खाती है, परंतु कुछ बड़े होने पर अलग अलग पत्तियों में पौधों के कोमल भागों को खाती है। कीट का अधिक प्रकोप होने पर 100% हानि हो जाती है। जो कातरे की जो सुंडी रहती है वो जब छोटी रहती है ना तो समूह में रहकर कोमल भागों को खाती है, पर जब वो बड़ी हो जाती है तो अलग अलग रहकर पत्तियों के कोमल भागों को खाती है। कातरे के अधिक प्रकोप हो जाता है तो फसलों में 100% तक हानि हो जाती है। अब है कातरे का जीवन चक्र। तो कातरे के शलभ वर्षा ऋतु में पहली या 1-2 भारी बरसात के बाद भूमि से बाहर आते हैं। वे प्रकाश पार्श्व पर आकर्षित होकर मैथुन करते हैं। जो कातरे के जो शलभ होते हैं वो वर्षा ऋतु में क्या आते हैं? बाहर आते हैं, भूमि से बाहर आते हैं और प्रकाश पार्श्व पर आकर्षित होकर मैथुन करते हैं। मैथुन के पश्चात जो मादा होती है वो कुछ समय पश्चात अंडे देना प्रारंभ करती है। अभी अंडे कितने देती है? 1500 अंडे देती है। अंडों का आकार पोस्त के आकार का होता है। अंडे देने का स्थान पौधे की निचली सतह या पत्तियों पर और समूह में। जो कातरा की जो मादा होती है वो पौधों की निचली सतह पर और पत्तियों पर समूह में अंडे देती है। अंडों का रंग हल्के पीले रंग का होता है। अंडे से 4 से 5 दिन बाद सुंडी निकलती है जो कि समूह में रहकर कोमल पौधों को खाती है। सुंडी में 6 बार निर्मोचन होने के पश्चात ही पूर्ण विकसित हो जाती है। जो सुंडी रहती है इस कीट की उसमें 6 बार निर्मोचन होता है, तब जाके वो क्या होती है? पूर्ण विकसित हो जाती है। इसके पश्चात जो सुंडी होती है वो 10 से 30 सेंटीमीटर अंदर जाकर कोश अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कोश अवस्था में यह कीट 9 से 10 माह तक भूमि में रहता है। कातरे कीट की जो कोश अवस्था होती है वो 9 से 10 माह तक होती है। कातरा कीट के वर्ष में 1 या कभी कभी अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। प्रबंधन, जैसे कि ये कीट लग गया खेत में तो हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए। तो पहला है शस्य प्रबंधन। वर्षा होने के तुरंत बाद जब शलभ भूमि से बाहर आते हैं तो प्रकाश पार्श्व की तरफ आकर्षित करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। जब वर्षा ऋतु के समय जो इसके शलभ है वो भूमि से बाहर आए तो उनको प्रकाश पार्श्व कर आकर्षित करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। अंडों को प्रस्फुटन से पहले इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन, खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे कोश अवस्था बाहर आ जाए और परभक्षी पक्षी जैसे कि मैना, कौवा, बबूला आदि इनको खाकर नष्ट कर दे। मतलब खेत की जुताई करो जिससे जो उनकी कोश अवस्था होती है वो बाहर आ जाए और जो भी परभक्षी कीट होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। परजीवाभ्य जैसे कि ट्राइकोडर्मा और टेलिनोमस प्रजाति अंडों को खाकर नष्ट कर देती है। ये 2 प्रजातियाँ होती हैं, ट्राइकोडर्मा और टेलिनोमस। ये दोनों प्रजातियाँ अंडों को खाकर नष्ट कर देती है। अब रासायनिक प्रबंधन, इनके लिए क्या कुछ रसायनों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि मिलाथियोन 5% या क्यूनोलफॉस 1.5% का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से खेत में बुरखाव करना चाहिए। खेत के चारों ओर 30 × 30 सेंटीमीटर की नालियाँ खोदकर मेलाथियोन या क्यूनोलफॉस मिला देना चाहिए जिससे कीट दूसरे खेत में प्रवेश ना करें। अब अगला कीट है सफ़ेद लट। सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम होता है होलोट्रेकिया कॉन्सैंगुनिया। गण होता है इसका कॉलियोप्टेरा और कुल होता है इसका मेलानोटिडी। यह राष्ट्रीय महत्व का सर्वव्यापी नाशक कीट है। इसका उपनाम मतलब सफ़ेद लट को इन नामों से भी जाना जाता है: मई भृंग, जून भृंग और कॉफचेफर भृंग। लक्षण: प्रौढ़ भृंग का शरीर काले भूरे रंग का 18 mm लंबा और 7 mm चौड़ा होता है। जो इसका वयस्क होता है उसका शरीर 18 mm लंबा होता है और 7 mm चौड़ा होता है। शरीर सिर, वक्ष, उदर में बटा हुआ होता है। जितने भी कीट होते हैं उन सभी का शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा हुआ होता है। इसकी लट सफ़ेद रंग की होती है जिसका सिर भूरा व जबड़े मजबूत होते हैं। शिशु लट की लंबाई 10 से 12 mm लंबी व 2 से 3 mm चौड़ी होती है। लट का आकार सी आकार का होता है। पोषक पौधे, जो सफ़ेद लट होती है वो कैसा है? खरीफ का कीट है। तो ये भी खरीफ की फसलों को ही नुकसान पहुंचाता है जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। ठीक है। अब है क्षति महत्व। यह भूमिगत कीट है। जो लट होती है सफ़ेद लट वो एक भूमिगत कीट है। इसकी लटें
जड़ों को खाकर क्षति पहुंचाती। अब भूमिगत कीट है तो किसको क्षति पहुंचाएगी? ज़्यादा जड़ों को क्षति पहुंचाएगी, और ये जड़ों को क्षति पहुंचाती है जिसके कारण जो पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं, वह सूखने लगते हैं। इसकी कीट मूसला मूल को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि चने में कैसे होती है मूसला मूल, तो है ना, ये मूसला मूल को अधिक नुकसान पहुंचाती है। दो मूल होती है, एक जकड़ा मूल और एक मूसला मूल, तो ये मूसला मूल वाले पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। मूंगफली में मिर्ची को ज्वार और मक्के की अपेक्षा ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मूंगफली और मिर्ची में मिर्ची को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, किसकी बजाय? ज्वार और मक्का की बजाय। अधिक प्रकोप होने पर 20 से 100% हानि हो जाती है। सफ़ेद लट की तृतीयक अवस्था अधिक हानिकारक होती है। क्यों? क्योंकि तृतीयक अवस्था में जो सफ़ेद लट होती है वो पूर्ण विकसित हो जाती है। जीवन चक्र मध्य मई या उसके आसपास प्रथम भारी वर्षात में इनके जो प्रौढ़ होते हैं वो रात्रि में 7:30 बजे पौषी पौधे पर एकत्रित होते हैं तथा प्रकाश पार्श्व की तरफ आकर्षित होकर मैथुन करते हैं। मादा भृंग 2 से 3 दिन बाद भूमि में 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई में अंडे देती है। मादा अपने जीवन काल में 50 से 60 अंडे देती है। अंडों को ऊष्मायन काल 7 से 13 दिन का होता है। लटें जुलाई से अक्टूबर तक सक्रिय रहती है, इसके पश्चात कोष अवस्था में चली जाती है। जो सफ़ेद लट होती है वो है ना जुलाई से अक्टूबर तक सक्रिय रहती है, उसके पश्चात वो कोष अवस्था में चल जाती है। लट काल इनका 82 से 113 दिन का होता है। कीट का संपूर्ण जीवन काल 129 से 150 दिन का होता है। वर्ष में इनकी एक पीढ़ी होती है। शस्य प्रबंधन फेरोमोन पार्श्व प्रकाश पार्श्व की तरफ कीटों को आकर्षित करके नष्ट कर देना चाहिए। पार्श्व लगाने का समय 7:30 से 10:30। कीटों के अंडों को एकत्रित करके उनको नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन मूंगफली की बुआई करते समय बीजों को क्यूनोलफॉस 25 सीसी या क्लोरोफाइरिफॉस 20 सीसी से उपचारित करना चाहिए। खड़ी फसलों में क्लोरोफाइरिफॉस 20 सीसी पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। अब है नेक्स्ट है टिड्डा। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम होता है सिस्टोसर्का ग्रीगेनिया। इसका गण होता है आर्थ्रोपोडा। कुल है एक्रिटिडी। ये सर्वभक्षी कीट हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शत्रु है। टिड्डे को अंतर्राष्ट्रीय शत्रु कहते हैं। विश्व में फड़कों की प्रजाति 5000 होती हैं, जिनमें से केवल 9 प्रजातियों को टिड्डा कहा जाता है। भारत में टिड्डे की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवासिनी टिड्डा और बम्बईया टिड्डा। रेगिस्तानी टिड्डे का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसर्का ग्रीगेनिया। यह प्रजाति विश्व के 70 से अधिक देशों में पाई जाती है। ये अत्यंत विनाशकारी होती है। जो रेगिस्तानी टिड्डा होता है वो अत्यंत विनाशकारी होता है और ये 70 से अधिक देशों में पाया जाता है। प्रवासिनी टिड्डा, इसका नाम होता है लोकस्टा माइग्रेटा। ये राजस्थान व गुजरात में पाई जाती हैं तथा वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है और इनकी अनेक पीढ़ियाँ पाई जाती है। जो प्रवासिनी टिड्डा होता है उसकी है ना अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बम्बईया टिड्डा, उसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम पटंगा सिक्सिक्टा। ये गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है। जो बम्बईया टिड्डी होती है वो गुजरात से तमिलनाडु के मध्य सक्रिय रहती है तथा इनका आकार रेगिस्तानी टिड्डी से छोटा होता है तथा वर्ष में इनकी केवल एक ही पीढ़ी होती है। प्रवस्था सिद्धांत। रेगिस्तानी टिड्डी होती है उनकी 2 प्रवस्थाएं पाई जाती है, एकल प्रवस्था और युति प्रवस्था। एकल प्रवस्था में क्या होता है, इनकी संख्या कम होती है। अर्भक जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, वयस्क होते हैं वो धूसर रंग के होते हैं। इस अवस्था में टिड्डा फड़के की तरह व्यवहार करता है। जो एकल प्रवस्था होती है उसके अंदर टिड्डा फड़के की तरह व्यवहार करता है। युति प्रवस्था, इसमें संख्या ज़्यादा होती है। अर्भक काले रंग का होता है, अपरिपक्व वयस्क गुलाबी रंग का और परिपक्व वयस्क पीले रंग का होता है। इसमें टिड्डी पाई जाती है। एकल प्रवस्था और युति प्रवस्था के मध्य की प्रवस्था होती है उसको ट्रांसजेनिक प्रवस्था कहते हैं। इन तीनों प्रवस्थाओं में टिड्डों का स्वभाव व शारीरिक बनावट अलग अलग रहती है। युति प्रवस्था, एकल प्रवस्था और ट्रांसजेनिक प्रवस्था में जो टिड्डों का स्वभाव, रंग ये क्या अलग अलग रहता है। पोषक पौधे, जो टिड्डा है वो भी कैसा कीट है, खरीफ का कीट है, तो ये खरीफ की फसलों को अधिक क्षति पहुंचाता है। क्षति महत्व अर्भक और वयस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं और क्षति की मात्रा इनकी संख्या पर निर्भर करती है। नीम, धतूरा, जामुन, आक, शीशम, अंजीर आदि को छोड़कर संपूर्ण वनस्पति को ये नष्ट कर देते हैं। जीवन चक्र। परिपक्व वयस्क जब पीले रंग के होते हैं तो मैथुन करने के लिए तत्पर रहते हैं। मादा बलुई मिट्टी में अंडे देती हैं और अंडों की संख्या 500 होती है। अंडे हमेशा 50 से 150 के समूह में देती है। जो मादा होती है वो अंडे 500 देती है और वो हमेशा
50 से 150 के समूह में अंडे देती है। अंडों का आकार पीले चावल के आकार का होता है और अंडों का प्रस्फुटन काल 10 से 40 दिन का होता है। अंडे से कृमि आकार के लट बाहर आते हैं जो अभर्क में परिवर्तित हो जाता है। जब मादा अंडे देती है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, अंडे में से क्या बाहर आते हैं, कृमि आकार के लट बाहर आती हैं जो अभर्क में परिवर्तित हो जाती हैं। अभर्क से वयस्क बनने में त्वचा में 5 बार निर्मोचन होता है। वयस्क पीले रंग के होने पर लैंगिक जनन करने के लिए परिपूर्ण हो जाते हैं। टिड्डा वर्ष में 2 बार अंडे देता है, ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, रात्रि में या सूर्योदय से पहले आग फेंकने वाले यंत्र से अर्भक व वयस्कों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रात्रि में क्या करना चाहिए, आग फेंकने वाला जो यंत्र आता है उनसे अर्भक और वयस्क को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अंडों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए और नीम की निमोलियों का रस का फलों पर छिड़काव करना चाहिए। जैविक प्रबंधन, बैसिलस थुरैनजेनेसिस जीवाणु टिड्डे को नष्ट करने में प्रभावी हैं। मैना और अन्य कीटहारी पक्षियों को खेत में बुलाना चाहिए। जो मैना और जो कीटहारी पक्षी वो क्या करते हैं, इनके अंडों को खा लेते हैं, तो इनको हम खेत में बुलाना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, लिंडेन चून 2% का खेत में भुरकाव करना चाहिए। और अर्भकों के रास्ते में क्या, सुबह शाम जहरीला चारा कौन सा, पेरिस ग्रीन डाल देना चाहिए। ये हो गया टिड्डा। अब है दीमक, टर्माइट। इसका वैज्ञानिक नाम ओडेंटोटर्मिस ओवेसम होता है। इसका गण होता है आइसोप्टेरा और कुल होता है डर्मेस्टिडी। दीमक या व्हाइट हैंड उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक पाई जाती है। दीमक का जो अधिक प्रकोप होता है वो उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीयों में अधिक होता है। यह एक सामाजिक कीट है जो टर्मिट एरिया में निवाह करती है। जो दीमक है वो एक ऐसा कीट है, सामाजिक कीट है जो टर्मिट एरिया में निवाह करती है। दीमक श्रम विभाजन का एक अच्छा उदाहरण है। दीमक की कॉलोनी में श्रमिक, सैनिक, राजा रानी पाए जाते हैं। जो दीमक होती है उसकी कॉलोनी में श्रमिक, सैनिक, राजा रानी ये सब होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। श्रमिक की संख्या 80 से 90% होती है। इनके जो मुखांग होते हैं वो मजबूत व दृढ़ होते हैं, जिनसे ये पूरे परिवार का पालन पोषण व घर बनाने का कार्य करते हैं। श्रमिकों का कार्य क्या होता है, घर बनाना और पूरे परिवार का पालन पोषण करना। सैनिक, इनकी जो संख्या होती है वो 3 से 5% होती है। इनके मुखांग असाधारण होते हैं जो शत्रुओं से परिवारों की रक्षा करते हैं। राजा रानी, यह कॉलोनी के शाही संस्थापक होते हैं। राजा का कार्य केवल मादा को निषेचित करना ही होता है। जो राजा है उसका कार्य सिर्फ एक ही होता है, मादा को निषेचित करना। रानी कॉलोनी की संस्थापक तथा जनक होती है। रानी 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, अतः रानी को अंडे देने की मशीन कहते हैं। जो दीमक की जो रानी होती है वो 1 सेकंड में 1 अंडा देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंडे देने की मशीन। यह एक दिन में 7000 से 8000 अंडे दे देती है। रानी का पूरा संपूर्ण जीवन काल 5 से 10 वर्षों का होता है। सामान्यतः एक कॉलोनी में 3 प्रकार की जनक प्रजातियां पाई जाती है, दीर्घपंखी, लघुपंखी और पंखविहीन। क्षति एवं महत्व, यह सर्वभक्षी कीट है जो खेतों व घरों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जो दीमक है वो एक सर्वभक्षी कीट है जो खेतों को और घरों को नुकसान पहुंचाता है। यह बंजर भूमि में उगाए गए पौधों को अधिक नुकसान पहुंचाता है। दीमक मिट्टी युक्त गिलहरी रात्रि में बनाती है। पौधों की छाल को भी खा लेती है। ये पौधों की छाल, नर्सरी आदि जो दीमक होती है वो सबको खा लेती है। वर्षा ऋतु में इनका प्रकोप कम होता है। जीवन चक्र, मानसून की प्रथम वर्षा के पश्चात दीर्घपंखी जो जनक प्रजातियां होती है वो प्रकाश पार्श्व की तरफ आकर्षित होकर मैथुन करती है। निषेचन के पश्चात प्रेमी युगल भूमि में अंदर चले जाते हैं तथा मिलकर छोटे छोटे नेप्च्योर कोस्ट बनाते हैं। इनमें संततियों की देखभाल श्रमिक करते हैं। क्या होता है कि जब प्रेमी युगल मैथुन करते हैं प्रकाश पार्श्व की तरफ आकर्षित होकर, फिर क्या भूमि में चले जाते हैं और वहाँ पे नेप्च्योर कोस्ट बनाते हैं जहाँ पे क्या होता है, संततियों की देखभाल श्रमिक करते हैं। एक बार कॉलोनी में श्रमिकों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो श्रमिक राजा रानी का शाही अंदाज में स्वागत करते हैं। जब एक बार श्रमिकों की संख्या वहाँ पे पूरी हो गई कॉलोनी में उनकी, तो राजा रानी का क्या शाही अंदाज में स्वागत करते हैं। अंडों का रंग गुर्दाकार होता है। वर्ष में इनकी एक पीढ़ी होती है। प्रबंधन, शस्य प्रबंधन, टर्मिट एरिया की खुदाई करनी चाहिए।
खेतों में हरी खाद व कच्ची गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि दीमक इनकी तरफ आकर्षित होती है। अगर खेत में हरी खाद और कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो इसकी तरफ जो दीमक होती है वो अधिक आकर्षित होती है। रासायनिक प्रबंधन, गेहूं के बीजों को बुआई के 24 घंटे पहले क्लोरोफाइरीफॉस 20 EC या क्यूनोलफॉस 25 EC से उपचारित करना चाहिए। इन दो रसायनों को उसमें छिड़काव करना चाहिए, क्लोरोफाइरीफॉस और क्यूनोलफॉस। रोपाई से पूर्व मैलाथियन 5% गड्ढों को उपचारित करना चाहिए। ये दीमक है। अब है नेक्स्ट खपरा भृंग। खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसका गण होता है कॉलियोप्टेरा और कुल होता है डर्मेस्टिडियम। उत्पत्ति स्थल होता है भारत। भारत के अलावा ये निम्न क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ का तापमान 32 से 44 डिग्री रहता है। लक्षण, इस कीट की पूर्ण विकसित सुंडी भूरे रंग की कत्थई तथा लंबे कड़े बालों युक्त होती है। जो इस कीट की पूर्ण विकसित सुंडी होती है वो भूरे रंग की और लंबे कड़े बालों युक्त होती है। भृंग की लंबाई 4 mm होती है। जो इसका जो वो होता है इसका जो प्रौढ़ होता है वो छोटा कत्थई रंग का 2 से 3 mm लंबा होता है। मादा भृंग नर भृंग की तुलना में बड़ी होती है। जो मादा भृंग होती है वो बड़ी होती है नर भृंग से। क्षति एवं महत्व, यह कीट गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, धान, चना, पिस्ता या अन्य सूखे फलों को नुकसान पहुंचा देता है। ये जो खपरा भृंग है वो एक भंडारित कीट है जो भंडार में उगाई जाने वाली फसल जैसे गेहूं, जौ, बाजरा इनको क्या कहलाता है, ये क्षति पहुंचाता है। क्षति केवल भृंगक अवस्था ही पहुंचाती है। सर्वाधिक क्षति जुलाई से अक्टूबर माह में पहुंचाते हैं। यह कीट बीजों के अंदर घुसकर बीज वाले हिस्से को खा लेते हैं जिससे बीज अपनी जीवन क्षमता खो देता है। ये बीज के अंदर घुस जाती हैं ये और जो भ्रूण होता है उसको खा लेता है। अब भ्रूण को खा लेंगे तो जो बीज होता है वो अपनी जीवन क्षमता क्या कर लेता है, खो देता है। वह बीज की पौष्टिकता में कमी आती है। जीवन चक्र, यह कीट निर्गमन के 2 से 3 दिन पश्चात मैथुन करते हैं और मैथुन के 2 से 3 दिन पश्चात मादा होती है वो अंडे देना प्रारंभ करती है। अंडों की संख्या 120 से 150 होती है। अंडों का ऊष्मायन काल 2 से 3 दिन का होता है। गर्मियों में ऊष्मायन काल 3 से 5 दिन, सर्दियों में 6 से 10 दिन का ऊष्मायन काल होता है। नर डिंबक जो होता है वो 20 से 30 दिनों में विकसित हो जाता है। जो खपरा भृंग का जो नर डिंबक होता है वो 20 से 30 दिनों में विकसित हो जाता है और जो मादा भृंगक होती है वो 3 से 40 दिनों में विकसित होती है। वर्ष में प्रजाति, खपरा भृंग की 4 से 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनका कोशित काल 4 से 6 दिन का होता है। प्रबंधन, कि खपरा भृंग से कैसे प्रबंधन करना चाहिए। तो पहला है सामान्य प्रबंधन। कारखानों, भंडार गृहों, अनाज की सफाई करनी चाहिए। अनाज गृहों को छेदों से बंद कर देना चाहिए। बोरियों को दीवार से दूर रखना चाहिए। अनाज को धूप में सुखाकर भंडारित करना चाहिए। नीम की निमोलियों का चूर्ण 100 से 100:1 को अनाजों में मिलाकर रखना चाहिए। अब है रासायनिक प्रबंधन। मेलाथियोन या EDCT का छिड़काव करना चाहिए। खपरा भृंग के लिए रासायनिक प्रबंधन क्या है, मेलाथियोन और EDCT। EDCT का पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हो गया। अब है नेक्स्ट चने का फली छेदक। इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकॉर्पा आर्मीजेरा। गण होता है लेपिडोप्टेरा और कुल होता है इसका 9 कीड़ी। ये सर्वभक्षी व सर्वव्यापी कीट है। अमेरिका में इसे कॉटन बॉल वर्म से नाम से जाना जाता है क्योंकि यह कीट अमेरिका में कपास को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। जो चने का फली छेदक है उसको अमेरिका में कॉटन बॉलवर्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि अमेरिका में यह कपास के लिए अत्यंत विनाशकारी कीट है। वयस्क जैतूनी धूसर रंग के ये लाल भूरे रंग के रात्रिचर शलभ होते हैं। पूर्ण विकसित सुंडी की लंबाई 35 mm लंबी होती है। इनका रंग हल्का पीले रंग का या हल्का भूरा रंग का होता है। इसकी पार्श्व सतह पर लंबवत पट्टियाँ पाई जाती है। चने का जो फली छेदक होता है उसके पार्श्व सतह पर लंबी पट्टियाँ पाई जाती हैं। पोषक पौधे, अब चना, मटर, कपास, मक्का, ज्वार, भिंडी, टमाटर आदि को ये अधिक क्षति पहुंचाता है। क्षति एवं महत्व, यह कीट पूरे वर्ष भर सक्रिय रहता है। चने का फली छेदक क्या होता है, ये हमेशा ही सक्रिय रहता है। प्रारंभ में यह कीट
जो इस कीट की जो लटें होती है वो चने की पत्तियों व कोमल टहनियों को नुकसान पहुंचाती है। बाद में ये कलियों एवं फूलों पर आक्रमण करती है। यह लट चने की फली के अंदर घुसकर दानों को खा लेती है। चने की जो फलियां होती है उसके अंदर घुस जाती है ये और दानों को खा लेती है तथा दानों को नुकसान पहुंचाती है। एक सुंडी वयस्क बनने से पहले 10 से 40 फलियों को नुकसान पहुंचा देती है। चने की जो सुंडी होती है वो वयस्क बनने से पहले 40 से 50 फलियों को नुकसान पहुंचा देती है। चने के अलावा ये टमाटर के अंदर घुसकर टमाटर के गुदों को खा लेती है, जिससे टमाटर में छेद हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर टमाटर की 30 से 60% फसल खराब हो जाती है। अगर चने का फली छेदक का अधिक प्रकोप हो गया तो टमाटर में कितने प्रतिशत हानि पहुंचा देते हैं? ये 30 से 60% हानि पहुंचा देते हैं। जीवन चक्र। नवंबर महीने में चने की फसल पर प्रौढ़ शलभ दिखाई देते हैं तथा मैथुन करते हैं। इसके पश्चात मादा पौधे के शीर्ष, टहनियों, पत्तियों व कलियों और फूलों पर अंडे देती हैं। अंडों की संख्या 500 से 1000 होती है। अंडों से 2 से 3 दिन में शिशु सुंडी बाहर निकलती है तथा कोमल पौधों, टहनियों एवं फलों को नुकसान पहुंचाती है। पूर्ण विकसित सुंडी 35 से 35 mm लंबी होती है। पूर्ण विकसित जो सुंडी होती है भूमि के अंदर जाकर 10 से 12 सेंटीमीटर कोश अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उनकी कोश अवस्था 8 से 15 दिन की होती है। प्रबंधन। शस्य प्रबंधन। गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे परभक्षी कीट और परजीवी इन्हें खा लें। प्रकाश पार्श्व, फेरोमोन पार्श्व की तरफ आकर्षित होकर इनको नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन। खड़ी फसलों में फल भेदक कीट का नियंत्रण करने के लिए मैलाथियोन 5% और क्विनोलफॉस 1.5% का छिड़काव करना चाहिए। पुष्प अवस्था में क्विनोलफॉस 25 EC का छिड़काव करना चाहिए। इसके बचाव के लिए क्विनोलफॉस और मैलाथियोन का रसायन का छिड़काव करना चाहिए। अब है नेक्स्ट है गेहूं का तना छेदक। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिसेमिया इन्फेरेंस, गण होता है लेपिडोप्टेरा और कुल होता है नौक्यूडी। इसे गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। जो गेहूं का तना छेदक होता है उसको गुलाबी सुंडी के नाम से जाना जाता है। यह कीट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा तमिलनाडु के मध्य पाया जाता है। लक्षण। इसके प्रौढ़ सफ़ेद से भूरे रंग के 10 से 12 mm लंबे होते हैं। जो गेहूं का तना छेदक होता है उसके प्रौढ़ 10 से 12 mm लंबे होते हैं और पंख विस्तार पर ये 18 से 20 mm लंबे होते हैं। अगर ये पंख फैला देते हैं तो इनकी लंबाई 18 से 20 mm होती है। अगले पंख के किनारे पर काली लाइनें व पिछले पंख पे सफ़ेद लाइनें होती हैं। इसका अधिक प्रकोप धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, गन्ना आदि पर होता है। क्षति एवं महत्व। इस कीट की सुंडी तने के अंदर घुसकर पौधे को खोखला कर देती है। जो गेहूं का तना छेदक है वो तने के अंदर घुसकर तने को खोखला कर देती है। सुंडी अवस्था अधिक हानिकारक होती है। इस कीट के प्रकोप से बालियां सूखी एवं खोखली हो जाती है तथा उपज में भी कमी आती है। अप्रैल से जुलाई तक यह कीट गन्ने में तथा जुलाई से अक्टूबर तक यह कीट धान में सक्रिय रहता है। अप्रैल से जुलाई तक तो यह किसमें? गन्ने में, और जुलाई से अक्टूबर तक धान में सक्रिय रहता है। शुष्क मौसम में यह गेहूं, मक्का, ज्वार पर आक्रमण करता है। अब जीवन चक्र। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती हैं, मतलब इसमें पूर्ण का नियंत्रण पाया जाता है। अंडा, लार्वा, कोश और प्रौढ़। मादा अंडे पत्तियों पर पिताबिश रंग के समूह में देती है। जो मादा होती हैं वो पत्तियों पर अंडे देती हैं। अंडों का रंग पिताबिश रंग का होता है और यह क्या समूह में अंडे देती है। जीवन काल अंडों की संख्या होती है 400। जो मादा होती है अपने जीवन काल में 400 अंडे देती है। अंडों से सुंडी बाहर निकलती है जो गेहूं के तनों को खोखला कर देती है। अंडों का ऊष्मायन काल 7 से 10 दिन का होता है। पूर्ण विकसित सुंडी गुलाबी रंग की होती है। इनका शरीर चिकना, बेलनाकार तथा सिर काले रंग का होता है। लट अवस्था 20 से 30 दिनों की होती है। पूर्ण विकसित सुंडी तने में कोश अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जो तना छेदक की जो है वो सुंडी वो ना तने के अंदर कोश अवस्था में परिवर्तित होती है। कोश भूरे रंग का तथा 12 mm लंबा और 7 से 12 दिन प्रौढ़ अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गेहूं में इस कीट की 4 पीढ़ियां पाई जाती हैं।
प्रबंधन, शस्य प्रबंधन होता है कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। मक्का व ज्वार के बाद गेहूं को नहीं बोना चाहिए। मृत गुप्त युक्त पाइपों को पौधों को नष्ट कर देना चाहिए, मतलब जिन फसलों में इनका प्रकोप हो गया उन फसल को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन, बैकग्राउंड ग्लोसिस इस कीट का प्राकृतिक शत्रु है। रासायनिक प्रबंधन, क्विनोलफॉस 25 सीसी व क्लोरोफाइरीफॉस 20 सीसी को पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। अब अगला है मेथी व सरसों का मोएला। वैज्ञानिक नाम होता है इसका लाइपेफिस एरिसाइमी, गण होता है हेमियोप्टेरा और कुल होता है एफिडिडी। यह कीट यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आदि में पाए जाते हैं। यह कीट पंखयुक्त व पंखविहीन हो सकते हैं। जो सरसों का मोएला है वो क्या है, पंख विहीन हो सकता है और पंखयुक्त भी हो सकता है। इसकी लंबाई 1/10 सेंटीमीटर की होती है। यह कीट कोमल रंग इसका हरा होता है और पंख पारदर्शी होते हैं। अग्र पंख बड़े और पश्च पंख छोटे होते हैं। इनमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं जो वक्ष भाग से निकली हुई रहती है। उधर में 9 खंड पाए जाते हैं जिसमें मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अंतिम खंड में गुदा पाई जाती है जिससे मधुमल निकलता है। जो ये मेथी व सरसों का मोएला उसके अंतिम खंड में गुदा पाई जाती है जिससे क्या निकलता है, मधुमल निकलता है। क्षति एवं महत्व, नवंबर के अंतिम सप्ताह व दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यह कीट दिखाई देते हैं। यह कीट फरवरी महीने में अधिक सक्रिय रहते हैं। इस कीट की शिशु व प्रौढ़ दोनों ही अवस्था हानिकारक होती है। जो शिशु और प्रौढ़ है वो दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं इसमें। यह कीट तने के मुलायम भागों व फलियों पर अधिक आक्रमण करता है। मधुमल के स्राव से उस स्थान पर काले कवक का आक्रमण हो जाता है। जहाँ पे भी ये कीट मधुमल करता है उस स्थान पर कवक का आक्रमण हो जाता है। इस कीट के अधिक प्रकोप से तेल की मात्रा में कमी आ जाती है। जीवन चक्र, इस कीट का जीवन चक्र मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जो इसका जीवन चक्र वो अलग अलग प्रकार का होता है मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में जो मादाएँ होती है वो सीधे शिशु को जन्म देती है और पहाड़ी क्षेत्रों में पहले मादा अंडे को और फिर उससे शिशु उत्पन्न होता है। जब मादा सीधे ही शिशु को जन्म देती है तो इस क्रिया को अंडजरायुष्ता कहते हैं। मतलब जब मैदानी क्षेत्र में जो मादा अंडे देती है उसको इस क्रिया को अंडजरायुष्ता कहते हैं। और ऐसे कीट जो पहले शिशु व अंडे दोनों को उत्पन्न करते हैं उसको अंडजरायुज कहते हैं। इस कीट की मादाएं 2 प्रकार से शिशु को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कैसे, नर से संभोग करके और बिना नर से संभोग करे। बिना नर से संभोग करने की जो क्रिया होती है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। इस कीट से थोड़े ही समय में अधिक संख्या बढ़ जाती है। शिशु 3 से 7 दिन में प्रौढ़ अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तथा वापस बच्चे देना प्रारंभ करते हैं। फरवरी माह में यह कीट पंखयुक्त हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इस कीट की अनेक पीढ़ियां पाई जाती है। शस्य प्रबंधन, सरसों की बुआई जल्दी कर देनी चाहिए जिससे पौधे इस कीट के आक्रमण को सहन कर सकें। अब जो सरसों की बुआई है वो पहले कर सकें तो अगर पहले कर देंगे तो वो जो फसलें हैं वो कैसे परिपक्व हो जाएगी जिससे वो इस कीट के आक्रमण को सहन कर सकती है। और प्रतिरोधी किस्में उगानी चाहिए जैसे कि AGH1 और टाइप 101। जैविक प्रबंधन, एफिड लायन तथा लेडी बर्ड बीटल का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, क्विनोलफॉस 5% व मैलाथियोन 5% का उपयोग करना चाहिए। जहाँ पानी की सुविधा ना हो वहाँ इस कीट का प्रकोप होने पर डाइमिथोएट का उपयोग करना चाहिए। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो डाइमिथोएट 30 सीसी का छिड़काव करना चाहिए। अब अगला है बेर की फल मक्खी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कार्पोमिया वैसुवियना। इसका गण है डिप्टेरा और कुल होता है डैफ्राडिडी। यह कीट भारत, पाकिस्तान, चीन तथा टर्की में पाया जाता है। लक्षण, प्रौढ़ मक्खी भूरे रंग की तथा वृक्ष भाग व भूरे रंग की अनुदैर्ध्य पट्टियाँ पाई जाती हैं। जो बेर की फल मक्खी है उसके वक्ष भाग पर अनुदैर्ध्य पट्टियाँ पाई जाती है। क्षति एवं महत्व, इस कीट बेर की 2 प्रजातियाँ हैं वो अधिक नुकसान पहुँचाती है। पहली है जिजीफस मॉरिसियाना और जिजीफस जुजुबा। ये जो दोनों प्रजातियाँ होती हैं वो क्या होती है, अधिक नुकसान पहुँचाती है। इसमें मेगट अवस्था ही हानिकारक होती है।
यह लट मटमैले रंग की सफ़ेद होती है जो बेर को काला कर देती है। अधिक प्रकोप होने पर 30 से 40% नुकसान हो जाता है। काणे फल खाने योग्य नहीं रहते तथा जल्दी पक जाते हैं। जीवन चक्र, यह कीट सर्दियों में सक्रिय रहता है तथा अप्रैल से अगस्त तक कोश अवस्था इनकी निष्क्रिय रहती है। सर्दियों में ये जो कीट है वो अधिक सक्रिय रहता है और अप्रैल से अगस्त तक कोश अवस्था निष्क्रिय रहती हैं। प्रौढ़ मक्खियों कलियों, बेर के फूल व फलों के आसपास अंडे देती है। एक फल में 18 मैगट पाई जाती है। एक फल में कितने मैगट पाई जाती है? 18 मैगट पाई जाती है। मैगट 10 दिन में विकसित होकर बाहर आती हैं एवं भूमि में जाकर कोश अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। जो बेर की फल मक्खी है उसकी जो मैगट रहती है वो कोश अवस्था में भूमि में अंदर जाकर परिवर्तित होती है। इस कीट का सबसे छोटा जीवन काल होता है, 24 दिन का इसका जीवन काल होता है तथा एक साल में इसकी 2 से 3 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन में कीटों से प्रकोपित फलों को इकट्ठा करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। जो भी इस कीट से प्रकोपित फल होते हैं उनको क्या करना चाहिए? गड्ढों में गाड़ देना चाहिए। वे समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। रासायनिक प्रबंधन, अक्टूबर नवंबर में जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं तो डाइमिथोएट या डायमेटोन से पानी का छिड़काव करना चाहिए। अब है अनार की तितली। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम होता है वेरिकोला आइसोक्रिएटस। इसका गण है लेपिडोप्टेरा और कुल है लाइकेनिडी। यह कीट पूरे भारत में या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। लक्षण, प्रौढ़ नर चमकदार और नीले रंग का होता है। इसकी मादा भूरे रंग की होती है। इसकी लट के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल व सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित लट 17 से 20 mm लंबी गहरे भूरे रंग की होती है। क्षति एवं महत्व, यह बहुभक्षी कीट है जो अनार के अलावा बेर, सेब, अमरूद व नींबू वर्गीय फलों को नुकसान पहुंचाता है। जो अनार की तितली होती है वो अनार के अलावा सेब, टमाटर, बेर, अमरूद आदि को नुकसान पहुंचाता है। इसकी लटें विकसित हो रहे फलों के अंदर घुसकर छिलकों से दानों को खा लेती हैं। जो फल जो विकसित हो रहे हैं उनके अंदर घुस जाती हैं और छिलकों के अंदर घुसकर दानों को खा लेती है। एक फल में 8 से अधिक लट पाई जाती हैं। प्रकोपित फल पर जीवाणु व कवक का आक्रमण हो जाता है जिससे फलों में दुर्गंध आने लगती है। जो प्रकोपित फल होता है उस पर जीवाणु और कवक का आक्रमण हो जाता है जिससे कि फलों में दुर्गंध आने लगती है। इस कीट के प्रकोप से 40 से 90% नुकसान हो जाता है। जीवन चक्र, यह कीट वर्ष भर फलों पर अंडे देती है। प्रौढ़ तितली चमकीले सफ़ेद अंडाकार आकार के अंडे फूलों के कैलिक्स भाग पर व छोटे फलों पर देती है। जो इस कीट की तितली होती है वो क्या करती है? कैलिक्स भाग पर अंडे देती हैं और छोटे फलों पर अंडे देती हैं। इन अंडों से 7 से 10 दिनों में लट बाहर निकलती है तथा विकसित हो रहे फलों को नुकसान पहुंचाती है। इसकी लट फलों के अंदर या फलों में लटककर कोश अवस्था में परिवर्तित होती है। जो अनार की तितली है वो कैसे कोश अवस्था में परिवर्तित होती है? फलों के अंदर घुसकर या फलों के बाहर लटककर। कोश अवस्था 7 से 34 दिन की होती है तथा एक वर्ष में 4 अतिव्यापित पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, फसलों को ढक देना चाहिए। कीट से प्रकोपित फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। जो ऐसा कोई भी फल हो जो जिसमें कीट लग गया हो तो क्या करना चाहिए? उनको इकट्ठा करके उनको नष्ट कर देना चाहिए जिससे क्या हो दूसरा फल हो वो संक्रमित ना हो। रासायनिक प्रबंधन, डाइमिथोएट या क्विनोल फॉस को पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और उचित रसायनों का उपयोग करना चाहिए। 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।